सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा शुभ प्रभात। चलिए शुरुआत करते हैं LPCBT2 के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज सेट प्रैक्टिस नंबर 2 जो SK झा के बुक से होंगे। तो आइए मेरे साथ मिल करके अपनी सफलता को एक नई मुकाम दें। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट की संख्या में। समय काफ़ी कम बचे हुए हैं और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर? 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है? तो आपको दोस्तों बता देते हैं 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर होते हैं। तो 10⁻9 मीटर होते हैं और 1 नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻9 मीटर होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 2, द्रव्यमान बटा आयतन जो होता है किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो यह आपका घनत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, यदि 125 सेंटीमीटर व्यास का एक पहिया 20 चक्कर प्रति मिनट घूम रहा है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी गति क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका पहले 2πr से हम निकाल लेंगे कि उसका परिधि कितना हो जाएगा। उसके बाद हम 20 चक्कर 1 मिनट में घूम रहा है तो कैसे हो जाएगा दोस्तों? तो आपका 2πr के साथ निकालना पड़ेगा। तो लगभग 4.71 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यह चक्कर लगा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न संख्या 4, एक बल जो 2I 3J और 6 के द्वारा प्रदर्शित होता है, इस बल का परिमाण क्या होगा दोस्तों? ये आपका सदिश दर्शा रहा है दोस्तों। तो आपका बल का परिमाण हो जाएगा रूट अंदर दोस्तों 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, तो रूट अंदर हो जाएगा टोटल 49, तो जिसका हो जाएगा दोस्तों 7 मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ओडोमीटर जो है दोस्तों आपका वाहन के द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, चित्रानुसार पुली का व्यास 300 mm और n बराबर 750 RPM तथा पट्टे पर लगाया गया बल 700 न्यूटन है, तो संचारित शक्ति का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? संचारित जो शक्ति हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8242.5 वाट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य रत बलों के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। इनका परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, 30 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से चलती है तो वस्तु के पास गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों KE बराबर हाफ mv² होता है दोस्तों। तो 30 × 5 के स्क्वायर कर देंगे तो लगभग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आपका गतिज ऊर्जा जूल हो जाते हैं दोस्तों। गतिज ऊर्जा का मात्रक जो हो जाता है आपका जूल हो जाता है, 375 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न संख्या 9, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग P बराबर m × V होता है, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग जो होता है आपका संवेग का इकाई हो जाता है दोस्तों। मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका इकाई हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है दोस्तों? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में जो होता है दोस्तों आपका बीच में अगर इफोर्ट रहता है तो आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। तो इस तरह से चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, लेकिन दोस्तों आपका देखा जाए तो एक पहिया का जो ठेला है वह दोस्तों आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में आता है, क्योंकि इसमें बीच में लोड होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 11, यदि भार व आयास क्रमशः W व P है तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों? यांत्रिक लाभ बराबर होता है दोस्तों आपका
भार बटा आयास, और या तो आयास भुजा बटा भार भुजा होता है दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है दोस्तों? करक उत्तोलक लीवर 1 का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा प्लायर। प्लायर के बीच में देखते हैं दोस्तों आपका फलक्रम लगा होता है, जबकि श्रोता के बीच में लोड हो जाता है दोस्तों, चिमटा के बीच में इफोर्ट हो जाता है, और हॉकी स्टिक भी होता है दोस्तों। तो नीचे लोड हो जाती है और एक तरफ आपका इफोर्ट हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है दोस्तों? ऊर्जा का मात्रक दोस्तों आपका ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाता है, किलोवाट घंटा हो जाएगा दोस्तों। आपका न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का मात्रक हो जाता है, लेकिन किलोवाट जो होता है दोस्तों केवल वह शक्ति का मात्रक है कि 1 किलोवाट बराबर होता है दोस्तों 1000 वाट, जो कि 2024 के ALP CBT 1 के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 13 का प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध दोस्तों आपका बढ़ जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न संख्या 15, लेड की विशिष्ट ऊष्माधारिता 125 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। यदि लेड 250 ग्राम के टुकड़े द्वारा 5 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो इसकी ऊष्माधारिता क्या हो जाती है दोस्तों? ईटा बराबर दोस्तों ईटा निकालना पड़ेगा दोस्तों आपका MS थीटा हो जाती है दोस्तों आपका क्यू बराबर MS थीटा हो जाती है दोस्तों। तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा क्यू बराबर MS थीटा के हिसाब से निकालेंगे दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 500 जूल प्रति केल्विन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके ... का माप होता है दोस्तों। द्रव्यमान जो होता है दोस्तों आपका जड़त्व का सूचक होता है दोस्तों। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा दोस्तों? सूर्य जो है दोस्तों एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है जो कभी नष्ट ना होने वाला है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट में है, सी तथा एफ के बीच संबंध दर्शाने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो कहता है F-32 बटा 212 माइनस 132 हो जाता है बराबर C-0 बटा 100 - 0 हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो संबंध है दोस्तों आपका 18 नंबर प्रश्न का F बराबर हो जाएगा 9C/5 + 32 हो जाएगा आंसर आपका दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, 12 डिग्री सी पर जल का भौतिक अवस्था क्या होती है दोस्तों? 12 डिग्री जो सी होता है दोस्तों 0 डिग्री सी पे ठोस हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे बढ़ने लगता है दोस्तों आपका वह द्रव्य में कन्वर्ट होने लगता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऊर्ध्वपातन मतलब जो वेपोराइज्ड हो जा सकता है दोस्तों आपका अमोनियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों आपका वेपोराइज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, 27 डिग्री सी पर एक गैस का दाब पारे का दाब 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना हो जाता है और आयतन स्थिर रखा जाए वह है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 21 का प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन स्केलों में समरूप पाठ्यांक देने वाला तापक्रम क्या है दोस्तों? फ़ारेनहाइट और केल्विन जो होता है दोस्तों अब उसमें बोल रहा है कि कौन सा एक कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री टेम्परेचर जो हो जाएगा फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल पर बराबर हो जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है तो एक दिन में बल्ब द्वारा खपत ऊर्जा किया जाता है दोस्तों। तो 100 × 8 कर देंगे दोस्तों, अब भागा 1000 कर देंगे तो कितना इकाई हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है 0.8 यूनिट आपका खपत हो जाएगा एक दिन में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5
कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना ऊर्जा खपत होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, 80 जूल ऊर्जा खपत हो जाएगी दोस्तों। प्रश्न संख्या 25 है, कौन से उपकरण का उपयोग विभवांतर मापने में करते हैं दोस्तों? विभवांतर मापने के लिए दोस्तों आपका वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं। आपका गैल्वेनोमीटर जो होता है आपका धारा प्रवाह के जानकारी के बारे में लगाते हैं दोस्तों। आप मीटर से आपका करंट मापते हैं कि करंट कितनी सप्लाई हो रही है, और गैल्वेनोमीटर जो है दोस्तों करंट बताता है कि करंट सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। थर्मामीटर जो है दोस्तों आपका तापमान मापने में काम करता है, मतलब जो अपना शरीर का ज्वर है नॉर्मल, उसको मापने में थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वोल्टमीटर जो होता है आपका दोस्तों विभवांतर मापने में काम करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 25 का। प्रश्न संख्या 26, यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो धारा का मान कितना हो जाता है दोस्तों? ओम के नियम से इसको बनाएंगे, V बराबर IR। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगर धारा प्रतिरोध दुगनी हो जा रहा है तो धारा भी दोस्तों आपका V बराबर IR। प्रतिरोध आधा हो गया तो धारा दुगनी हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, इनमें से सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता किसका है दोस्तों? प्रतिरोधकता क्या होता है? मतलब विरोध करने वाली जो शक्ति होती है उसको हम प्रतिरोधकता बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर चांदी का जो होता है दोस्तों विद्युत प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होती है। चालकता का विरोध करने वाला जो होता है वो आपका विद्युत प्रतिरोधकता हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 28, 3 समान प्रतिरोधक 6 ओम के प्रत्येक समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? समानांतर क्रम का होता है 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा 2 ओम दोस्तों। एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम 6 हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 + 1 हो जाएगा। तो इस तरह से फिर आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, 6/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 2 ओम हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। अगर यह श्रेणी क्रम में जुड़ा होता तो 18 ओम हो जाते, लेकिन समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 29, एक विद्युत रोधी प्रतिरोध प्रदान करता है। एक विद्युत रोधी जो प्रतिरोध होता है दोस्तों उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है जो विद्युत रोधी होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 4 एक जैसे प्रतिरोधक प्रत्येक का प्रतिरोध R है, एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका समतुल्य प्रतिरोध वही पूछ रहा है दोस्तों। तो 1/R1 और R2 R3 ऐसे कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपका R/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 31, 2 वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री का अंतर है तो सेल्सियस में यह अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? सेल्सियस में यह अंतर हो जाएगा दोस्तों 7.2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है दोस्तों? चारों तरफ घूमने वाला जो है आपका दोस्तों फ्लॉपी डिस्क, जो हमारा सीडी में जैसे लगता था वैसे ही एक फ्लॉपी डिस्क मेमोरी होता है जो चारों तरफ घूम सकता है दोस्तों, आपका स्टोरेज का साधन जो है आपका। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब है 32 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है दोस्तों द्विआधारी अंक में। जो कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो आपका बाइनरी डिजिट में होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण हो सकता है दोस्तों? विद्युत से लगने वाली आग का कारण कौन नहीं हो सकता है? आपको प्रश्न सही से देखना पड़ेगा। प्रश्न ऐसे ही प्रश्न परीक्षा हॉल में भी आ जाते हैं, कभी कभी हम आधा प्रश्न पढ़ते हैं तो मिस हो जाती है जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि विद्युत से लगने वाली आग का कौन सा कारण नहीं हो सकता है दोस्तों? तो आपका खुला जो दरवाजा है दोस्तों वो विद्युत का कारण नहीं बन सकता है। दरवाजा खुला रहने का मतलब ही नहीं है कि आग लग जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 35, विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है दोस्तों? विद्युत श्रेणी का जो उपकरण है दोस्तों उसको इलेक्ट्रिक से लगे आग में शामिल किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका लकड़ी का आग है जो आपका प्राथमिक श्रेणी का है, द्रव से लगे आग द्वितीय श्रेणी का है, और गैस से लगे आग तृतीय श्रेणी का है। चतुर्थ श्रेणी मतलब डी टाइप का आग जो है आपका इलेक्ट्रिक से लगे आग डी टाइप का हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों विस्तारक पैमाना। अगर किसी चीज़ को विस्तार करेंगे तभी तो हम देख पाएंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 36 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 37 प्रोटेक्टर का प्रयोग किस को मापने में किया जाता है दोस्तों? प्रोटेक्टर जो होता है, जो चांद होता है, हाफ मून और फुल मून हो जाता है दोस्तों प्रोटेक्टर मतलब, तो उसमें डिग्री में कोण मापने के लिए हम प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 37 का। प्रश्न संख्या 38 है, ए और बी बिंदुओं के मध्य संलग्न चित्र में प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों। अगर देखेंगे जो श्रेणी क्रम में होगा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जो समानांतर क्रम में होगा समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 8 ओम का प्रतिरोध जो हो जाएगा इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 चित्र में दिखाए गए त्रिभुज का नाम बताए दोस्तों? त्रिभुज का जो नाम हो जाएगा दोस्तों आपका विषमबाहु हो जाएगा, क्योंकि सभी कोण अलग अलग हैं दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर दो समान हो जाएंगे तो समद्विबाहु, अगर तीनों समान हो जाएंगे तो समबाहु, अगर कोई भी समान नहीं है तो आपका विषमबाहु हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 ISI के निर्देशांक सुरेखा की माप बीमा रेखा के किस स्थान पर लिखी जाती है दोस्तों? जो कहता है इंडियन स्टैंडर्ड जो आपका सिस्टम है उसके अनुसार बीमा रेखा जो खींचते हैं उसके ऊपर मापक लिखते हैं दोस्तों। मतलब उसके ऊपर में लाइन जो खींचते हैं, लाइन के ऊपर में बीमा की जो होती है लंबाई या जितनी चौड़ाई होती है उसको 20 mm या 30 mm जो भी होता है, लेकिन mm भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ 20 लिख देते हैं, क्योंकि BIS जो कहती है वो आपका कि mm लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 41 कौन सी रेखा जो समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है दोस्तों? प्रतिच्छेद न करने वाली होती है उसको दोस्तों हम बोलते हैं समानांतर रेखा। अब समानांतर रेखा दो तरह की होती है दोस्तों, आपका सीधी भी हो सकती है आपका, और आपका वो वक्र भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 41 का। प्रश्न संख्या 42 एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। कह रहा है 42 नंबर प्रश्न दोस्तों, एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर। प्रश्न संख्या 43 यदि कोई रेखा हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो होता है झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य XY के समानांतर हो जाएगा दोस्तों? XY के समानांतर जो हो जाएगा दोस्तों सम्मुख दृश्य हो जाएगा दोस्तों। जैसे एक क्षैतिज हो जाएगा और एक उदग्र हो जाएगा, तो जहाँ सामने होगा वो दिखाई देगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 44 हैचिंग रेखा है या सेक्शन हैचिंग रेखा को हम सेक्शन रेखा बोलते हैं, किस कोण पर झुकी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब 45 डिग्री कोण पर हैचिंग रेखाएं झुकी हो जाती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 45 मंदायन के कारण उत्पन्न त्रुटि को कहते हैं दोस्तों? मंदायन के कारण उत्पन्न त्रुटि जो होता है दोस्तों उसको हम रूपांतरण त्रुटि बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 किसके मापन द्वारा इलेक्ट्रिक मशीनों की दक्षता की गणना की जाती है दोस्तों? इलेक्ट्रिक मशीनों की दक्षता दोस्तों आपका लॉसेस के द्वारा कितना इनपुट दिए थे, कितना आउटपुट निकला है, तो उस हिसाब से हम गणना करते हैं। तो आपका लॉसेस के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक मशीनों की गणना की जाती है। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 47 मशीन की प्रतिवर्तिता के लिए क्या शर्त होती है दोस्तों? मशीन का जो प्रतिवर्तिता होता है दोस्तों उसके लिए क्या शर्त है? तो ऑप्शन नंबर 48 का सी हो जाएगा, मशीन की दक्षता 100% हो। लेकिन ऐसा नहीं होती दोस्तों, मशीन की दक्षता 100% से कुछ कम होती है। ऐसे बताते हैं कि आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है, जो कि आपका ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बताता है दोस्तों। 47 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आदर्श मशीन वे काल्पनिक मशीनें हैं जो घर्षणहीन हो जाती है दोस्तों। जिसमें घर्षण न के बराबर होती है तो वो आदर्श मशीन होती है, जिससे लॉस कम से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से उभार के प्रकार का चयन कीजिए। उभार जो है दोस्तों ये किस प्रकार का है? तो वो सममितीय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला रहा यह।
जो भी भाई ALP CBT2 की तैयारी करने में लगे हुए हैं वो कृपया करके हर रोज़ हमारे चैनल से जुड़ें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और हर रोज़ मैं एक एक सेट का प्रैक्टिस करवाने के लिए लेकर के आता रहूँगा अपने चैनल पे। तो इस तरह से एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए, अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो यह डिस्कशन अगर अच्छा लगा होगा, यह कंटेंट अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपने भाई को लाइक करेंगे एवं शेयर करेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।